नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर बार एसोसिएशन में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये बात को अगर हम समझें तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को हमने करीब 1 महीने पहले बार से जुड़ा हुआ एक मामला विस्तृत रूप से समझाया था, जबकि उस समय के बार के पदाधिकारियों ने बार परिसर में, जो बार एसोसिएशन बुलंदशहर का परिसर है, उसके हॉल के ऊपर, जो कि काफ़ी पुराना हॉल है, उसके ऊपर एक हॉल बना दिया गया था और कथित रूप से या अवैध रूप से या अनलॉजिकली भी इसको कह सकते हैं, उस हॉल में चैम्बर बनाकर करीब कोई 60, 70, 80 चैम्बर बनाकर, और ये आरोप लगा कि करीब किसी से 3 लाख या 3.5 लाख या 4 लाख रुपए लेकर वो नवोदित अधिवक्ताओं को वो अलॉट कर दिए गए। इस बात पर बहुत सारे वकीलों ने इसका विरोध किया और ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि काफ़ी तनातनी हो गई और उस वक्त भी हालात कई बार बिगड़ते बिगड़ते बचे। तभी से सुलगती हुई ये आग हर साल होने वाले बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनावों में भी देखने को मिली। 2 भागों में बटे हुए बुलंदशहर के अधिवक्ताओं ने अलग अलग तरीके से चुनाव का आयोजन किया। अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि सुमन राघव ग्रुप, एडवोकेट सुमन राघव ग्रुप की तरफ से 16 तारीख को चुनाव कराया गया, जिसमें जो उनके गुट के लोग थे उन्होंने अपना मतदान किया, जिसमें कि सुमन राघव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, साथ ही शैलेंद्र लोधी सचिव के पद पर नियुक्त हुए। दूसरी तरफ 18 तारीख को, गत 18 तारीख में भी चुनाव हुआ और उस चुनाव के तहत रविंद्र शर्मा धतूरी वाले जो हैं उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब ये 2 अध्यक्ष हो गए। आज सुबह सुमन राघव अपने साथियों के साथ जो बार एसोसिएशन का दफ्तर है, दफ्तर के अंदर लगे हुए शिलापट पर अपना नाम लिखाने के लिए पहुंचे थे और तभी वहां पर रविंद्र शर्मा आधम के और रविंद्र शर्मा भी अपने साथियों के साथ आए। सबसे पहले उन्होंने वहां उस पेंटर को हड़काया और कहा, कौन नाम लिख सकता है। आइए एक बहुत छोटी सी क्लिप है, उसको पहले देखते हैं। गाली किसी को देने की जरूरत नहीं है। भैया जो बनी है वो नाम लिखवाएंगे। भैया लिखा तो जाएगा ही ना। लिखवाओ यहाँ के अगर तुम अपना समझो आगे नीचे तुम लिखवा लेना। मैं जीता हूँ भाई, ये कोई तरीका मैं जीता हूँ, मैं लिखवाऊंगा। गुंडागिरी चलती रहेगी यहाँ। बदमाशी तो तुम नहीं चलने दे रहे। सुनो, मुझे मार दो या मैं तुम मार दूंगा। मैं भैया हिंसा में यकीन करता ही नहीं। मैं हिंसा में कभी यकीन नहीं करता। हिंसा में रिवॉल्वर हिंसा में नाम लिखवाने का जरूरत। अरे यार बात क्या क्यों बेकार की बात करते हो? क्या है? मैं तैयार हूँ मरने तैयार हूँ मैं। भैया क्यों मारेंगे? मैं कमजोर नहीं हूँ किसी से। मैं मानी तुम बहुत धी। हाँ, लेकिन ये बार कचहरी ने मुझे धी बुलाया, मुझे 480 वोट मिली है। मुझे कचहरी ने धी बुलाया, मुझे हमें तो मिली 481 वोट मिली है। मुझे हमें तो मिली ना। तुम्हारी कैसी वोट है मुझे पता है, सब कुछ कचहरी को था।
पूरी कचहरी पता है। अरे पूरी कचहरी पता है। हाँ पूरी कचहरी पता है। हाँ पूरी कचहरी पता है। पूरी कचहरी पता है। यहाँ बाहर में गुंडागर्दी चल जाएगी, चल गई जो चलनी थी, अब तो चलने दूंगा मैं। और जो चलेगा यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा फिर। ना चलिए ना चलेगी। जो जाएगा यहाँ से गुंडागर्दी में जाने दूंगा, बाहर नहीं दूंगा। ये तो बाबूजी 5 आदमी बैठ गए, समिति भंग है, फलाना है, वो समिति थोड़ी है, भंग है क्या वो है खुले में ऐलान है नहीं। तो एक बात बताओ अध्यक्ष जी, बैठ एक आदमी तेरे तो बैठ के बात करने में क्या हर्ज है, और आप रिवॉल्वर लेकर यहाँ आ रहे हो, ये क्या तरीका? रिवॉल्वर तो मत निकालो, रिवॉल्वर दूसरों को रिवॉल्वर, आप तो रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? रिवॉल्वर तो नहीं लाना चाहिए, रिवॉल्वर तो बहुतों पे आएंगी यहाँ, आप रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? हैं? अरे हथियार है तो किस लिए मारने को? ब्राह्मण की कौन सी बात आ गई इसमें? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गई? गोली मारने की क्या बात आ रही है? रिवॉल्वर निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो भाई? रिवॉल्वर तो मत निकालो, यही तो कह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, रिवॉल्वर निकालो आप। बैठो बैठो आराम से, हमारे अपने आदमियों कोई बाहर के नहीं हो। तो ये देखा आपने, ये थे एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा, जो कि दूसरे वाले चुनाव में निर्वाचित हुए और अध्यक्ष चुने गए। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस वक्त सुमन राघव ग्रुप के लोग बार एसोसिएशन के दफ्तर में पहुंचे तो उसी वक्त रविंद्र जी आ गए, और रविंद्र जी ने जो कहा, जो वाक़या हुआ, हमने बिना किसी एडिट किए हुए वो सीधे सीधे आप तक पहुंचाया। और एडिट हमने इसलिए भी नहीं किया है चूँकि भैया वकीलों का मामला है, ज़रा सा छेड़छाड़ करेंगे तो एक नया मुकदमा हमारी जान को हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कुछ हुआ, जैसी वीडियो हमको मिली है वैसी हमने आप तक पहुँचाई है। बहरहाल अब ज़रा सुने लेते हैं कि इसके बाद में जब सुमन राघव से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा। तो आइए सुमन राघव को भी सुने लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। चूँकि आरोप तो उन पर भी थे कि उनके गनर ने जो स्टेन गन थी या कार्बाइन थी उसको ले लिया और उन्होंने भी अपनी तरफ से हथियार लहराए। बहरहाल ऐसी कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, फिर भी अगर वीडियो आगे मिलती है हमको, हम उसको दिखाएंगे। सुमन राघव ने क्या कहा उसको सुनते हैं। सब आप उनके चुनाव को अवैध कैसे घोषित कर सकते हैं? एक संस्था एक चुनाव, दूसरा चुनाव लीगल हो ही नहीं सकता। अभी आपने अपने बयान में कहा कि जो पहले चुनाव हो गया वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि हमने चुनाव, ये कोई नॉर्म्स है कि वो जो पहले चुनाव हुआ वही वैलिड? यही नियम है, कानून के अनुसार जो पहला चुनाव होता है वही मान्य होता है। चिट फंड की जो आप बात कर रहे थे, और आपने ये भी कहा कि वो कुछ समय से उसका रिन्यू नहीं हुआ था, आपने उसको रिन्यू करवा लिया। पहले भी आप कई बार अध्यक्ष रहे हैं, तो आपने भी नहीं कराया था उसको रिन्यू? ना, हमारे समय तक कई बार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट रिन्यूअल होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी घटना नहीं है, ना ऐसी असामान्य बात है। समय से रिन्यू होते रहते हैं, अगर कोई होता तो लेट पेमेंट लगाकर रिन्यू कर दिया जाता है। उसी नियम के तहत अब हमने बनने के बाद सबसे पहले उस संस्था का रिन्यूअल कराना इसलिए उचित समझा था कि अगर रिन्यू नहीं कराएंगे तो बार काउंसिल से एड नहीं मिलेगी। अगर कोई
कहीं से राजनीतिक एड, शासन प्रशासन से एड लेना चाहेंगे तो वो कोई भी आर्थिक मदद तब तक नहीं मिल सकती तब तक हमारी संस्था रजिस्टर्ड न हो, इसलिए रिन्यू कराई थी। एडवोकेट रविंद्र की पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके गनर ने और आपके लोगों ने पहले हथियार ताने। नहीं, मैंने कोई न हथियार ताना। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह मैं अहिंसावादी हूँ, हिंसा में यकीन नहीं रखता। जहाँ तक मेरी गनर की बात है, मुझे गनर सुरक्षा के लिए मिला हुआ है। अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है मेरे साथ तब उसका कार्य शुरू होता, उससे पहले न कोई अपने हाथ में कानून मैं लेता हूँ, न कोई लेने का किसी को अधिकार है। नहीं, उनकी तरफ से कहा गया कि आपके गनर ने जो, वो तो कुछ भी कहने के स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो सरेआम रिवाल्वर लहरा के बार पर कब्जा करना चाहते हैं, गुंडई करना चाहते हैं, तो कहने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। वीडियो में सब बात पूरी तरह वीडियो एक वायरल हो रही है, उसमें देखा जा सकता है कि किसने रिवाल्वर लहराई है या मैंने कोई स्टैंड गन चलाई है या दिखाई है या रिवाल्वर चलाई है या दिखाई है या उसका प्रदर्शन हुआ है, ये भी कोई उसमें पूरी तरह देख सकते हैं। वकील और वकालत एक सम्मानित पेशा समझा जाता है और ये जो मामला है पूरे देश में इस समय वायरल है और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्या ये दोनों संगठन या दोनों जो चुनाव हुए हैं और ये कमेटी बन के सामने आई है, ये एक होने की रास्ते पे नहीं जा सकती? ना, कानून का सहारा इसमें लिया जाएगा। चिट फंड सोसाइटी है, बार काउंसिल यूपी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी तय कर देगी वो मान्य होगा। लेकिन हमारे हिसाब से या कानून के हिसाब से कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून में हमने मॉडल बायलॉज के तहत चुनाव कराया है, उसके तहत हम जीत के आए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर इसमें का हस्तक्षेप करे या स्टेट बार काउंसिल कोई हस्तक्षेप, चुनाव में हस्तक्षेप करने का बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ चिट फंड सोसाइटी या कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी को चुनाव रोकने का अधिकार नहीं, चुनाव में इंटरफियर करने का अधिकार नहीं। अब कल बार में आप बैठेंगे या वो बैठेंगे? बैठने की अब ये कल की कल बात देखी जाएगी, कौन बैठेगा। जैसा मेजोरिटी में वकील चाहेंगे या वो होता है। अगर जनमत कहता है कि आप बैठेंगे तो मैं बैठूंगा, जनमत मना करता है, मेजोरिटी में लोग मना कर देंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कार्यकारिणी की मीटिंग थी, हालांकि मैं उसमें देर से आया था, नोएडा गया हुआ था चुनाव प्रचार में। तो कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी, ये अपने साथियों को लेकर, कौन, रविंदर शर्मा, काफी लोगों को लेके यहाँ आया और कहने लगा कि तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी, कैसे कर सकते हो मीटिंग, कुछ नहीं करोगे। रिवाल्वर निकाल कर सरेआम हाथ में लहराता हुआ, जिसकी वीडियो भी है, ये कहने लगा सालियो यहीं जान से मार दूंगा और जितने बदमाश बनते हो मैं देखता हूँ कौन मुझसे बड़ा बदमाश है। ये आज सरेआम। आपने इसकी जानकारी किसे दी है? मैंने एसएसपी को जानकारी दी, इंस्पेक्टर को जानकारी दी, दोनों को जानकारी दे चुका हूँ। तो ये हमने आपको दर्शकों ये भी दिखाया कि सुमन राघव जो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भी जो पहले चुनाव हुआ यानी 16 तारीख में जो चुनाव हुआ उसमें निर्वाचित अध्यक्ष बने थे और उन्हीं के ग्रुप आज चाहता था कि जो बार का दफ्तर है, बार एसोसिएशन का, उसमें लगी हुई जो सूची पट होते हैं जिन पे नाम अंकित होता है कि भाई किस डेट से किस डेट तक कौन अध्यक्ष रहा, किसका कार्यकाल रहा, तो वहाँ अपना नाम लिखाने गए थे। और उससे पहले हमने आपको बताया कि रविंद्र शर्मा वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर वो आग बबूला हो गए और रिवॉल्वर भी उनके हाथ में थी। बहरहाल एक बार रविंद्र जी ने जो मीडिया से कहा है उसको सुन लेते हैं। एडवोकेट रविंद्र कुमार ने जो मीडिया से अपना वक्तव्य जारी किया है उसको सुन लेते हैं। वहाँ पे सुमन राघव ने अनुराग चौधरी के माध्यम से मुझे धमकी दिलवाई कि अगर आज बार में तुमने यहाँ बैठने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैं बाथरूम करने जा रहा था तो सुमन राघव स्टैंड गन लिए खड़ा था अपने गार्ड की और वहाँ पर नाम लिखवा रहा था। मैंने कहा ये क्यों करवा रहे हो? उसने कहा रोक के देखा मैं तुझमें गोली मार दूंगा। उसने जैसे ही स्टैंड गन मेरी तरफ करी मैंने शोर मचाया। तो ये आपने देखा कि रविंद्र जी ने मीडिया को जो बयान दिया। अब इसमें आप तय कीजिए, हम अपने दर्शकों पे ये तमाम बातें छोड़ते हैं
जिस अधिवक्ता एकता की दुहाई पूरे देश में दी जाती है और ये भी माना जाता है कि अधिवक्ताओं का जो संगठन है वो बहुत मजबूत होता है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता वर्ग को नो डाउट, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद में मेरी कोई आस्था चेंज हो गई, लेकिन अधिवक्ताओं को विद्वान कहा जाता है। और विद्वान इसलिए कहा जाता है कि वो अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में एक निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जब न्याय की मदद करने वाले विद्वान लोग इस तरीके से बातचीत करेंगे और इस तमाम वाक़ये की मैं कोई घटना यूं ही नहीं बनती है। आज जो ये एक हादसा होते होते बचा है बुलंदशहर बार एसोसिएशन में, उसकी आधारशिला जो पूर्व की समिति थी जिसके अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा जी थे, उन्होंने जो कारगुजारी की और एक हॉल के ऊपर एक हॉल अवैध रूप से, कथित रूप से बना दिया। जबकि हमने पहले भी कहा था और बहुत सारे विद्वानों का भी मत है, और जो बुलंदशहर आए थे उस समय एजे साहब, तो उन्होंने भी शायद ये बात कही थी कि भाई हमारे पास में जगह की कमी नहीं है। और बहुत सारी जगह ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया है जहाँ बीम के अनुसार कई मंजिला भवन बन जाते हैं। तो बुलंदशहर बार में भी जो वकीलों को चैम्बर अलॉट किए जाते हैं वो बहुमंजिला इमारत बनाई जा सकती है, ये भी एक विकल्प था, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। और पूर्व की मैं समिति कहूँ, पूर्व की जो कमेटी थी, पूर्व की जो एसोसिएशन थी, उस पर आरोप भी हालांकि आज भी लगते हैं आरोप के उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया और उसी के तहत इस बात को अंजाम दिया गया। बहरहाल अब ये मामला है कि नई बार चुनी गई है और उसके 2 अध्यक्ष बन गए हैं। अब देखिए कि इसमें बार एसोसिएशन या बार काउंसिल इसमें क्या डिसीजन लेती है, उस तक ये मामला जाता है, डीजे साहब तक ये मामला जाता है, नहीं जाता है। बहरहाल इस तमाम प्रकरण में जो आपको हमने दिखाया है, बिल्कुल हमने आपको रूबरू किया है। इस तमाम मामले में जब ये रस्साकसी चल रही थी उसी समय LIU और पुलिस, उसमें SSP ऑफिस चूँकि नज़दीक में ही पड़ता है कलेक्ट्रेट के, पुलिस आ गई वहाँ पर, पुलिस के तमाम अधिकारी आ गए और SSP ने भी बाद में एक बयान जारी किया है। जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं बुलंदशहर के श्रीमान श्लोक कुमार, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। आइए उसको भी सुन लेते हैं इस तमाम मामले में। अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा हुआ था, इस प्रकार का वो झगड़ा था और किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई? यहाँ बुलंदशहर बार में 2 चुनाव हुए थे, जिसमें कि 2 अलग पक्ष हैं जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सर, एक वकील रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं बार में, क्या पूरा है और क्या किया गया? जैसा मैंने बताया, शस्त्र को जमा करवा लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, इसमें क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा भी मुहैया कराई? दोनों पक्ष के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके आधार पर दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। जैसे दोनों पक्ष जो है झगड़े पे उतारे हो, तो पुलिस किस तरह की अपील करना चाहेगी? देखिए, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है, पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा यही अनुरोध किया गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और इसमें जो भी बार काउंसिल या माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य रहेगा। जैसा कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात रहेगी? जैसा मैंने बताया, पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और हमारी कचहरी सुरक्षा और थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है।
तो आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार जी ने क्या कहा, और हमारे दर्शकों को ये पता लग ही चुका है कि जो एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने रिवॉल्वर निकाला था या लहराया था, उसको अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बहरहाल और ये भी कोशिश की है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक जनपद न्यायाधीश महोदय या और बड़े जो हाईकोर्ट के अधिकारी हैं या जो स्टेट बार काउंसिल है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक ये मामला मुझे नहीं लगता है कि सुलझ पाएगा। चूँकि ये रस्साकसी बहुत दिन तक चले, ये किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता। इसमें हम यही उम्मीद करेंगे, ये अपेक्षा करेंगे कि दोनों ही गुट एक आपसी सहमति से किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। चूँकि अगर वकीलों में, अधिवक्ताओं में इस तरह की रार होती है तो पूरे ज़िले भर से आने वाले जो लोग हैं, आने वाले मुवक्किल हैं, उनका काम प्रभावित होता है। और इस बात के लिए हम दोनों ही पक्षों से ये निवेदन करते हैं, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, आप विद्वान हैं, दोनों ही पक्षों के लोग विद्वान हैं और दोनों ही पक्षों के बहुत सारे मुवक्किल जो कचहरी में अपनी तारीख करने आते हैं, अगर इस तरह की रार बढ़ी, जो बार एसोसिएशन की रार है, ये अगर और बढ़ती है तो इसमें पूरा ज़िला प्रभावित होगा, ज़िले के लोग प्रभावित होंगे। और इस सर्दी के मौसम में बड़ी दूर दूर से लोग जो तारीख करने आते हैं, अगर उनको न्याय में बाधा पहुंचेगी तो शायद कहीं ना कहीं ये किसी भी अच्छे अधिवक्ता के गले नहीं उतरेगी बात। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र ये मामला सुलझ जाएगा। एक बयान और हमको मिला जो सुमन राघव जी का है, जो मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, हम उसको वो भी हम तक पहुंचा है, तो आइए उसे भी देखे लेते हैं क्या कहा था मीडिया से सुमन राघव ने। कि बार परिसर में एक वकील हैं जो रिवॉल्वर लहरा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पीछे भी आपकी आवाज़ें आ रही हैं, बताइए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव मॉडल बायलॉज के अनुसार 13 तारीख को नामांकन हुए थे और 16 तारीख को चुनाव हुआ। उसमें हम अध्यक्ष चुने गए, शैलेंद्र सिंह लोधी महासचिव चुने गए। उसके अलावा पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। उसी दिन इन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाकर, जबकि एक बार में एक ही बार चुनाव होता है, ये पहला इतिहास है कि जहां दूसरे चुनाव की बात हो रही है। इन्होंने अपना जबरन नामांकन करा कर 13 तारीख को ही, और इन्होंने 18 तारीख को अपना चुनाव करा दिया। उसी का विवाद ये कि कौन शपथ ले, हमने उस दिन शपथ भी ले ली, विधिवत अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन ये चाहते हैं गुंडागिरी के बलबूते पर इन्हें चार्ज न लेने दिया जाए, न इनको कुछ करने दिया जाए। जबकि कानून में ये प्रावधान है कि जो चुनाव जीत के आते हैं उन्हें वोट दिलाई जाती है। वो चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को अपनी सूचना देते हैं, बार काउंसिल को देते हैं, कानूनन हम वो सब कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी वहाँ, जबकि मैं उपस्थित उस मीटिंग में नहीं था। मैं नोएडा बार एसोसिएशन के चुनाव में गया हुआ था प्रचार करने परविंदर भाटी का। वहाँ से मैं जब आया, मुझे सूचना मिलती है कि कार्यकारिणी की मीटिंग में विघ्न डाल रहे हैं। मैं तब उसी से आगे बोल रहे। हाँ, वही से बोलिएगा, रिकॉर्ड करिए। दूसरी करना, एडिट कर लेंगे, एडिट कर लेना। एडिट में फिर दिक्कत आ जाएगी। शॉर्ट में दोबारा बता दीजिए, थोड़ा आईडी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव जो हर वर्ष दिसंबर में होता है, उसी के अनुसार 13 तारीख को नामांकन हुआ, 13 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को चुनाव हुआ, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया और शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जबरन एक अपनी कमेटी बनाकर, फर्जी एल्डर कमेटी बनाकर दूसरा चुनाव घोषित कर दिया, जिसका 13 तारीख को नामांकन कराए गए
जबकि मॉडल बायलॉज के तहत नहीं थे। दोबारा तिबारा उसमें एडल्ट्रेशन करा के एडिट करा के ये चुनाव कराते रहे। लेकिन चुनाव हो गया। 17 तारीख को हमने शपथ भी ले ली। उसके बाद आज जब मैं यहाँ कचहरी आया तो हमारे सब साथियों ने कही कि कार्यकारिणी की पहले मीटिंग होनी चाहिए। कार्यकारिणी की मीटिंग बड़ी जरूरी होती है। उसी के अनुसार कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी। मैं नोएडा चुनाव प्रचार में अपरिहार्य कारणों में चला गया था। वहाँ परमिंदर भाटी मेरे बड़े नज़दीक हैं जो बार का चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ बीच में सूचना मिली कि यहाँ मीटिंग नहीं करने दे रहे। जब मैं आया तो मीटिंग चल रही थी। उसके बाद मीटिंग में विघ्न डालने के लिए रविंदर शर्मा अपने साथियों को, काफ़ी अधिवक्ताओं को लेकर, जिसमें पवन नेम, धर्मपाल शर्मा, अमित चौहान, मनोज शर्मा और अन्य व्यक्तियों को लेकर वहाँ आए और रिवाल्वर लहराते हुए ये कहा कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी, न बार में किसी को घुसने दूंगा, मेरी बार है, मैं ही यहाँ का सर्वेसर्वा हूँ और मैं ही यहाँ का अध्यक्ष रहूँगा। इसे लेकर ये कहा मुझसे कि तुझे ही देखने आए हैं, तुझे आज जान से मार देंगे और तेरा जो साथ देगा उसे भी जान से मार देंगे। वीडियो जारी हो गई हैं उसी बात की, उनके रिवाल्वर की लहराते हुए वीडियो काफ़ी हैं। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि हर स्तर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके द्वारा बुलंदशहर एसएसपी को शिकायत दिया गया? मैंने एक वास्तविक जो घटना हुई है आज, उसकी तहरीर माननीय कप्तान साहब के घर जाके, मेरे साथ काफ़ी अधिवक्ता गए थे, उनकी तहरीर दी है, जिस पर उनसे निवेदन किया कि इस पर मुकदमा कायम कराकर जो ऐसे लाइसेंस का असले का दुरुपयोग करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही बार में 2 अध्यक्ष हैं, इसके लिए आपने अपनी ऊपरी संस्था को भी आपने कोई सूचित किया? हमने जहां से संस्था रजिस्टर्ड होती है, चिट फंड सोसाइटी बनने के बाद तत्काल वहां सूचना दे दी थी कि ये चुनाव हो गया है और वही मान्य होता है जो चुनाव पहले होता है। उसके अलावा जो हमने अपने नाम से अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव और महासचिव शैलेंद्र सिंह लोधी के नाम से वहाँ संस्था जो कई वर्षों से रिन्यू नहीं थी, रिन्यू भी करा ली है। कानूनी प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया ही अपनाएंगे। हम हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसा में यकीन करते हैं। ये लोग रिवाल्वर लहरा कर जबरदस्ती करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय तरीके से वकीलों के दिल पर राज करके राजनीति करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि सुमन राघव ने क्या कहा। मैं अपने दर्शकों से यहाँ अनुरोध कर चुका हूँ कि और सभी अधिवक्ताओं से हमारी ये गुजारिश है कि वे इस मामले को जल्द से जल्द शांत करें। एक बार फिर से रविंद्र जी का, एडवोकेट रविंद्र जी का जो बयान है उसको हम आपको सुनवाई देते हैं, जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं। एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने क्या कहा था। वहाँ पे सुमन राघव ने अनुराग चौधरी के माध्यम से मुझे धमकी दिलवाई कि अगर आज बार में तुमने यहाँ बैठने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैं बाथरूम करने जा रहा था तो सुमन राघव स्टैंड गन लिए खड़ा था अपने गार्ड की और वहां पर नाम लिखवा रहा था। मैंने कहा ये क्यों करवा रहे हो? उसने कहा रोक के देखा, मैं तुझमें गोली मार दूंगा। उसने जैसे ही स्टैंड मेरी तरफ करी, मैंने शोर मचाया। तो हम यही अपेक्षा कर सकते हैं सभी बुलंदशहर के अधिवक्ताओं से कि इस तमाम रार को, जो बार एसोसिएशन की रार, जो अध्यक्ष पद की ये जो रार है, ये चौराहे पर पहुंची है, ये सड़क पे पहुंची है। आप सभी लोग विद्वान हैं और आपसी सहमति से और मैं ये निवेदन करूंगा कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको हस्तक्षेप इस मामले में करना चाहिए और उनको इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलटा लेना चाहिए, निपटा देना चाहिए। इस कवरेज में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।